डेविल रिटर्न टू हाई स्कूल के चैप्टर 30 में तुम सभी का स्वागत है उम्मीद। सो लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, ऑफ कोर्स तुम्हें पता होगा कि युनसुंग ने सियोंगू को अपने पालतू कुत्ता बना लिया था, जिसके बाद सियोंगू बाकी लोगों को पीटने के लिए चला गया था कि अगर कोई और युनसुंग के अगेंस्ट जाएगा तो वो पिटेगा। बट अभी हमें उससे पहले वो सीन दिखाया जाता है जब सियोंगू यहाँ पर नहीं आया था बल्कि युनसुंग से पिट कर बैठा हुआ था। लोंडे को इस वक्त काफी दर्द हो रहा होता है बिकॉज युनसुंग ने अच्छा खासा टेस्ट जो लिया है उसका। बट अगले ही मोमेंट सारा दर्द गायब बिकॉज युनसुंग ने इसको 5 मिलियन फोन जो सेंड कर दिए होते हैं पिटाई के चक्कर में। इसके बाद हमें वो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब युनसुंग ने इसको पीट कर अपना कुत्ता बना लिया होता है। युनसुंग ऐसे बोलता है, बेटा तू अब से जितने अच्छे से वफादारी दिखाएगा मैं उतने ही अच्छे से तुझे हड्डियां फेंकूंगा, और अगर तूने मुझे काटने की कोशिश की तो मैं तेरा टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा, समझ में आई बात। और ये बोलते हुए पता नहीं क्यों हमें युनसुंग का रोता हुआ चेहरा दिखाया जाता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं भी उसको अपने पुराने दिन याद आ गए होंगे कि भाई उसको भी ऐसे कुत्ता बनाया जाता था। खैर ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। इस टाइम पर सियोंगू काफी खुश हो रहा होता है बिकॉज उसको इतने सारे पैसे जो मिल गए। बट वहीं उसके दिमाग में ये भी आ रहा होता है कि उसकी ये चॉइस सही थी या नहीं, बिकॉज अब से युनसुंग इसको कुत्ते की तरह ट्रीट जो करेगा। बट अगले सेकंड पे वो ये बात को अपने दिमाग से निकाल देता है कि भाई इतने सारे पैसे मिल रहे हैं और क्या चाहिए, इतने तो गोल्डन सर्कल भी नहीं दे पाएंगे। आगे वो बोलता है कि भाई मेरी जिंदगी में वैसे भी करने के लिए कुछ है तो है नहीं, इसलिए बस सोचना बंद करो और जैसे जैसे पानी अंदर आ रहा है बस पेडल मारते रहो, यानी कि भाई डूबते को तिनके का सहारा वाली कहावत बोल रहा है। खैर इसके बाद ये जिनवू और बाकी सीनियर्स को कॉल लगाकर वहां पर मिलने के लिए बुला लेता है ताकि ये उनको भी युनसुंग के साइड कर सके। बट जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट थे जो कि शिन के साथ लॉयल है वो इसे मना कर देते कि बेटा तू ये मरना है क्या। एंड शिन उनमें से एक सिल्वर वाल वाले को एक ही घुसंड मारकर उड़ा देता है कि बेटा औकात में मैंने अखाड़ा छोड़ा है लेकिन लड़ना नहीं भूला, मैं तुम लोगों के सामने झुक कर रहता था सिर्फ वो मॉन्स्टर शिन के वजह से, और उसके बिना तुम लोग कुछ नहीं हो। भाई देख रहे हो बंदा इसके सामने नहीं है लेकिन तब भी उसको एक्नॉलेज कर रहा है कि वो बंदा मॉन्स्टर था, मॉन्स्टर। खैर इसके बाद सियोंगू बाकी दोनों सीनियर से बोलता तो बताओ अब भी कोई मेरे साथ आएगा या फिर, जो सुनने के बाकी दोनों डर के मारे पीछे मुंह कर लेते कि नहीं भाई हम तेरे साथ ही हैं। देन सियोंगू सिल्वर बाल वाले बंदे का सर पकड़कर बोलता है कि आज से मैं युनसुंग को ऐसे सर्व करूंगा जैसे वो गॉड है और तुम भी उसका हर एक ऑर्डर फॉलो करोगे, वो जो ऑर्डर देगा तुम्हें करना होगा, और अगर पूरे चुनिलाई में कोई भी उसके अगेंस्ट जाने का ट्राई करता है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई पैसों के चक्कर में ये बंदे का दिमाग चल बसा है। नहीं वो मतलब आर यू स्टूपिड, सिर्फ पैसों के चक्कर में तुम अपना धर्म बेचने को तैयार होगा सामने वाले को। भाई ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई पैसे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ये वही लोग हैं। अभी ये बोलते हुए ये सिल्वर वाल वाले को काफी पीटता है और बोलता है कि अगर तुम में से किसी ने भी युनसुंग के अगेंस्ट जाने का ट्राई कर रहा तो मैं उसकी हड्डियां तब तक तोड़ूंगा जब तक वो मर नहीं जाता। देन इसके बाद वो सबको बता देता है कि स्कॉलरशिप के बारे में जो भी रूमर्स फैले हुए हैं वो सब सच है, कि जो कोई भी युनसुंग को सपोर्ट करेगा स्कॉलरशिप उसे ही मिलेगी। इसीलिए सबसे बोल रहा होता है कि अब से तुम लोग युनसुंग को बिल्कुल गॉड की तरह ट्रीट करो जिससे वो तुम्हारी झोली हमेशा भरता रहेगा। भाई इसे कोई कल्ट बनाने को दे दो, बहुत अच्छा काम करेगा। और मैंने अब भी नोटिस किया कि सियोंगू ने तो एक बंदे को मारा था बट जमीन पर तो 2 बंदे दिखाई दे रहे हैं। भाई लगता है आजकल के आर्टिस्ट ना भुलक्कड़ हो चुके हैं। खैर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डे स्कूल में, जहाँ पर जिनवू और उसके साथ वाला बंदा बस सियोंगू की बातें कर रहा होता है कि साला पागल हो गया है, और तो उन्हें इस बात पर भी यकीन नहीं आ रहा होता है कि वो जो रूमर्स फैले हुए हैं वो सच है। बट तभी वो लोग देखते कि स्कोरबोर्ड के पास कई सारे लोग भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं। वो लोग जल्दी से आकर देखते कि आगे भीड़ क्यों लगी हुई है, और वो देखते कि सियोंगू और जायजिन दोनों को स्कॉलरशिप में ऐड कर लिया गया। जो देखने का जिनवू की आंख के पड़े आती है तो समझ में आ जाता है कि जो रूमर्स है वो सच है। बट इसके बाद फिर उसके दिमाग में कुछ सवाल आने लगते हैं कि युनसुंग और म्यूजिन कंस्ट्रक्शन आपस में कनेक्ट कैसे हैं? और सियोंगू का तो समझ में आ रहा है उसने युनसुंग को सपोर्ट किया इसलिए वो स्कॉलरशिप में ऐड है, बट जायजिन उसको क्यों स्कॉलरशिप मिल रही है? और बस यही जानने के लिए वो जल्दी से जायजिन के पास चला जाता है। जायजिन उसे बताता है कि उसको स्कॉलरशिप मिल रही है बिकॉज उसने युनसुंग की बात मानी, और अगर जिनवू भी ऐसा करता है तो उसे को भी मिल सकती है। और तो जायजिन उसको वार्निंग भी दे देता है कि कुछ भी हो जाए युनसुंग के अगेंस्ट जाने का ट्राई भी मत करना, जिसके बाद जिनवू को समझ में आ जाता है कि युनसुंग वाकई में चुनिलाई को अपना किंगडम बनाने वाला है। बट अगर वो ऐसा कर लेता है तो फिर जिनवू स्कूल कैसे आएगा, बिकॉज वो भी ऑलरेडी युनसुंग से पंगे ले चुका है और साथ ही सिवू से भी। अभी जिनवू बस यही सारी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी युनसुंग और सिवू वहाँ पर आ जाते हैं। और जरा देख रहे हैं यहाँ पर सब लोग क्या बोल रहे हैं कि युनसुंग और सिवू आ रहे हैं, रास्ता दो उनको। भाई लिटरली सब लोग गुलाम बन गए, सब लोग, यानी कि अब चुनिलाई में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो युनसुंग के अगेंस्ट खड़ा हो। तो अब उसके अगेंस्ट खड़े होने के लिए जो बंदा आएगा वो असल में बाहर से आएगा। और अभी हम उसी पे आते हैं। अभी हम देखते हैं कि हाईवे पे एक कार चल रही है जो कि सियोल से डायसन की ओर आ रही है, एंड इस कार को चला रहा है वही सियोल का दल्ला। परफेक्ट, दल्ला नाम इन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। अभी हम देखते हैं कि इस दल्ले को इसका क्लाइंट काफी सुना रहा होता है, वही क्लाइंट जिसके वजह से युनसुंग कोमा में पहुंचा था। वो इसको सुना रहा होता है कि बेटा ये सब तेरे वजह से हुआ, युनसुंग पूरे चुनिलाई पे कब्जा करके बैठ गया, अगर तूने अपना काम सही से किया होता तो ये सब ना होता। दल्ला उसे सॉरी बोलता उसके बदले में, बट उसे नहीं सुनना। वो उसे सुनाया जा रहा होता है कि साले मैंने तुम लोगों को पैसे दिए, तुम लोगों पे भरोसा किया, मैंने सुना था गोल्डन सर्कल अपना काम अच्छे से करती है, बट तुम लोगों की वजह से मेरे बच्चे को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अगर तुम लोग ऐसे ही काम करते रहोगे ना तो मैं गोल्डन लाइन मेंबर्स को बता दूंगा कि गोल्डन सर्कल अब पहले जैसा नहीं रहा। तभी दल्ला उसे शांत करते हुए बोलता है अरे भाई टेंशन न ले, मैं इस बार पूरी तरीके से रेडी हूँ, नवंबर के एंड तक हम तुम्हारा काम कर देंगे। जब बाकी के स्टूडेंट एग्जाम में आंसर्स लिख रहे होंगे उस टाइम पर युनसुंग अपना ड्रॉप आउट लेटर
लिख रहा होगा। तभी वो क्लाइंट से बोलता है कि बेटा ये तुम्हारा आखिरी मौका है, समझ लेना। देन वो फोन काट देता और दल्ला अपने बगल वाले बंदे से बोलने लगता है कि समझ गया ना कि तुझे क्या करना है। देन मुझे मत बता, तू बस अपना प्रॉमिस याद रख कि जॉब कंप्लीट करने के बाद तू मुझे स्पेशल ट्रीट देगा। एंड अब हमें इस बंदे के बारे में पता चलता है कि गोल्डन सर्कल का हिटमैन है एंड इसका नाम है चोई टाइजुन 17। ब्रो व्हाट द हेल, ये 17 क्या है? ओ ये अपना एंड्रॉइड 17 है जो बेस बदल कर ड्रैगन बॉल से इस यूनिवर्स में आया है। तो अभी हमें इस दल्ले के थ्रू पता चलता है कि इस बंदे को पर्सनली गोल्डन सर्कल ने हायर करा है और तो ये काफी टैलेंटेड भी है। वेल वो कितना टैलेंटेड है वो तुम्हें पता चल जाएगा। अभी टाइजुन सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में आकर बैठ जाता है एंड हमें पता लगता है कि ये यहाँ पर एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। बट मिड ईयर के अंदर किसी ट्रांसफर स्टूडेंट को एडमिशन देना ये इलीगल काम है, मैं तुम्हें बता दूं। बट अपना प्रिंसिपल इसको एडमिशन दे देता है बिकॉज इसकी रिक्वेस्ट सीओएल के एजुकेशन सुपरिटेंडेंट्स ने की थी। अभी प्रिंसिपल टाइजू से पूछते कि भाई एक बात होता, सुपरिटेंडेंट तो ये कैसे जानता है? टाइजू से अरे वो मेरा बाप का दोस्त है, जो सुनकर प्रिंसिपल को काफी अजीब लगता है बिकॉज बाप का दोस्त है तो इसका मतलब ये नहीं कि इलीगल काम कर देगा। और तो अगर इस बारे में किसी को पता चला तो सुपरिटेंडेंट प्रॉब्लम में पड़ सकता है और इसलिए प्रिंसिपल को समझ में नहीं आ रहा होता है कि भाई इतना सब कुछ पता होने के बाद भी उसने टाइजू को यहाँ पर ट्रांसफर करवा दिया। प्रिंसिपल को लग रहा होता है कि कहीं ये गोल्डन सर्कल का मेंबर तो नहीं। वेट अ सेकंड, ये हरामखोर जानता है गोल्डन सर्कल को? भाई मुझे गड़बड़ी लग रही है। खैर प्रिंसिपल डिसाइड कि भाई अगर ये गोल्डन सर्कल का मेंबर है भी तो ये इसे अपनी मनमानी नहीं करने देगा, इसलिए वो उसे क्लियरली बोल देता है कि देख भाई चोनिल हाई डाइसन का बहुत ही बड़ा प्रेस्टिजियस स्कूल है, समझा? और अगर तू इसके रूल्स के अगेंस्ट गया तो बेटा फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर भले ही तेरा बाप सुपरिटेंडेंट का फ्रेंड क्यों ना हो। टाइजू टेंशन ना लो, समझ गया सर? तो अब जरा आप मेहरबानी करेंगे मुझे मेरी क्लास का बताने का। देन इसके बाद टाइजू क्लास में पहुंचकर सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है और तभी हम देखते हैं कि जिनवू टाइजुन को पहचान लेता है और वहीं टाइजुन जिनवू को। इसके बाद ये दोनों ही कहीं अकेले में बैठकर आपस में पुराने दिन ताजा कर रहे होते फूफा करते हुए। जिनवू बोल रहा होता अरे भाई काफी वक्त हो गया यार, किसे पता था हम यहाँ पर मिलेंगे, पूरे 6 महीने हो गए। टाइजुन से अरे यार बिल्कुल सही बोल रहा है, पहले हम कितनी मस्ती किया करते थे। देन इसके बाद हमें इनके 6 महीने पहले के पास्ट के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है कि टाइजुन जो है उस टाइम पर काफी फेमस था सियोंगडोंग एरिया के अंदर। देन उसने गोल्डन सर्कल ज्वाइन कर लिया बिकॉज उसे लगता था कि फ्यूचर में गोल्डन सर्कल की हेल्प से उसे जॉब मिलना आसान हो जाएगी और इसीलिए फिर उसने अपने आसपास के कुछ बच्चों से अपने कनेक्शन बना लिए एंड जिनवू उनमें से एक था। अभी टाइजुन ये सोच रहा होता है कि भाई मैं तो इस बंदे को उस टाइम पर यूजलेस समझता था बट किसे पता था यही बंदा मेरे आज काम आएगा। भाई देख रहा हो जिनवू इसको अपना फ्रेंड मान रहा है और ये बंदा है कि उसे बस अपना एक टूल मान रहा है, इसीलिए बोलते हैं भाई दोस्त बनाओ तो जरा आंखें खोल कर सोच समझ के। अभी टाइजुन से पूछ रहा होता और बता भाई क्या चल रहा है, तूने कहा था ना कि तू यहाँ का टॉप डॉग है। देखो टॉप डॉग का मतलब होता है नाम चीज। अभी जिनवू से हाँ भाई बिल्कुल मैं हूँ तो, बट इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं, बस इतना समझ ले कि बस आजकल वही स्कूल वाले मामले चलते रहते हैं कि प्रिंसिपल बस अपने स्कूल को प्रेस्टिजियस बनाने में लगा हुआ है और उसका टैग लगाकर घूमता रहता है कहीं। बट हाँ तुझे यहाँ पर एक बंदे से बचकर रहना पड़ेगा, उसका नाम है युनसुंग। दिन जिनवू उसे बताता है कि युनसुंग फाइटिंग में भी काफी अच्छा और तो उसके कुछ सीरियस कनेक्शन भी है। अच्छा तो क्या फिर वो यहाँ का बॉस है? बट तूने तो कहा था कि वो तू है। जिसने कहा जिनवू से अरे नहीं ऐसा नहीं है, बस तुझे उस बंदे से बचकर रहना होगा। देख रहे हो भाई बंदा अपनी इज्जत बचाने में लगा हुआ है, लेकिन टाइजुन अब भी इसको यूजलेस ही समझता है। बस इतना है इससे टाइजू को कि ये इसके फ्यूचर प्लान में काम आ सकता है और इसीलिए ये अभी के लिए इसको अपने साथ ही रखने वाला है। देन इसके बाद ये दोनों क्लास में आ जाते हैं जहाँ पर हमें टाइजुन के प्लान के बारे में पता चलता है कि 6 महीने तक उसे यिंग डाइसन में रेक कर युनसुंग को चोनिल हाई से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है और वो गोल्डन सर्कल की जॉब करेगा बिकॉज इसके बदले में उसे अच्छा खासा पैसा जो मिल रहा है और तो इसका मानना ये है कि कंट्री साइड में ऐसी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। खैर तो अभी हमें इसके प्लान के बारे में ये पता चला था कि इसे 6 महीने तक यहाँ पर रेक कर युनसुंग को डिस्ट्रॉय करना है, बट इसके दिमाग में इस टाइम पर ये चल रहा है यार इतना टाइम कौन वेस्ट करे भाई, सीधे सीधे फाइट लो किस्सा खत्म। और ऐसा ये इसलिए भी सोच रहे हैं बिकॉज ये काफी स्ट्रॉन्ग भी है और तो कितना स्ट्रॉन्ग उसके लिए हमें कुछ रैंक्स भी बताई जाती है गोल्डन सर्कल की, जिनमें से अभी हमें सिर्फ 3 रैंक्स बताई जाती है गोल्डन सर्कल की, ए बी और ए, जिसमें सबसे ऊपर ए से बिकॉज एस पे सिर्फ वही बंदे स्टैंड करते हैं जिनको कोई टच भी नहीं कर सकता, लाइक इतना स्ट्रॉन्ग है वो। देन ए रैंक आती है जिसके अंदर 0.1% लोग ही टॉप पर स्टैंड कर पाते हैं। देन लास्ट में बी रैंक आती है जिसके अंदर नेशन के बेस्ट लोग होते हैं। टाइजू वो बंदा है जो कि फर्स्ट ईयर में होने के बाद भी गोल्डन सर्कल के टेस्ट में इजीली बी रैंक पे आ गया, इसलिए अभी टाइजू प्लान बना रहा होता है कि उसे सबसे पहले युनसुंग को पीटने का चांस ढूंढना है, देन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करके उससे अलग करना है बिकॉज इसे लग रहा है कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को उससे प्रॉब्लम हो रही होगी जिससे ये उन्हें इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। और तो लोंडे के अंदर इस टाइम पर लालच भी चल रहा है कि अगर वो अपनी जॉब 6 महीने से पहले ही खत्म कर लेता है तो उसकी रैंक जल्दी जल्दी बढ़ जाएगी, इसलिए फिर वो जिनवू के पास जाकर उससे बोलता है अरे यार जरा मुझे स्कूल तो घुमा यार, दिखा तो जरा तेरी दूसरी क्लासें। देन वो उसे सारी क्लासें दिखाने के बाद फाइनली उसे उसी क्लास में लेकर आया था जहाँ पर युनसुंग है और तो इसने ये उम्मीद की थी कि लंच चल रहा है तो युनसुंग वहाँ पर नहीं मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली युनसुंग वहीं पर बैठा हुआ होता है और अभी टाइजू जैसे युनसुंग को देखता है सीधा उसके ऊपर चढ़ने का ट्राई करने लगता है। ओए तू युनसुंग है ना, साले हरामखोर कुत्ते के पिल्ले, तेरी हिम्मत कैसे हो मुझे घूरने की? भाई देख रहे हो फाइट करने का बहाना कितना अच्छा निकाल रहा है, लिटरली युनसुंग उसको देख भी नहीं रही है और ये बोल रहा है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे देखने की। युनसुंग भी लगा अरे भाई करना क्या चाह रहा है, मैंने तो ये देखा तक नहीं है, कहीं तुम मुझसे फाइट लेने का ट्राई तो नहीं कर रहा। टाइजुन भी लगा तूने समझ क्या रखा है खुद को, ज्यादा आ रही है क्या तुझे? बेटा आर यू श्योर कि जो तू कर रहा है
उसे तू हैंडल कर भी पाएगा? चाहे जो इसके रिटर्न में बस इतना बोलता है कि भाई तेरा मतलब क्या है, बट इसके आगे वो कुछ बोल पाता। उससे पहले जिनवू उसके पीछे से आकर उसको एक ही घुसट में उड़ा देता है। जिनवू युनसुंग के आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर देता कि भाई मुझे माफ कर दे, मैं उसे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए नहीं लाया था। उस साले हरामखोर ने खुद से पंगा लिया, मैंने कुछ नहीं किया। जो देखने के बाद टाइजन भी शॉक्ड, भाई ये चल क्या रही है यहाँ पर, ये बंदा इसके सामने गिड़गिड़ा क्यों रही है, और अब क्या होने वाला है वो तुम्हें पता है। कब पता चलेगा? कल। बिकॉज अभी के लिए ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब मैं तुमसे मिलूंगा सीधा कल, तो तब तक के लिए गुड बाय।